दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर बने हुए होंगे। एनसीईआरटी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के क्रम में आज हम लोग क्लास 7 के एनसीईआरटी का, जो कि हिस्ट्री के एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अर्थात क्षेत्रीय स्थानीय संस्कृतियों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है और कौन कौन सी संस्कृतियां पाई जा रही हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमारा ये प्रयास आप और भी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उन्हें इसका लाभ मिल सके, कम से कम उन लोगों तक जिनकी पहुंच किताबों तक नहीं है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में, इस समय में किताबें हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। तो आशा है कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। अर्थात जो भी उनकी बोलचाल में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, जिसको समझते हैं अच्छे से, उसी में उनको परिभाषित कर दिया जाए, ये लोग ऐसे ही हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि वे युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां कहते हैं, वे समय के साथ साथ बदलती हैं और ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखते हैं, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। अर्थात ये कोई जरूरी नहीं है कि जो संस्कृति यहाँ पे जिस रूप में है, वही संस्कृति किसी अन्य जगह जब जाए या उसके लोग किसी अन्य जगह जाएं तो उसी रूप में रहे। संभावना है कि वहाँ पे जा कर के उस स्थानीय संस्कृति का उसमें कुछ मेल मिलाप हो और उसमें परिवर्तन हो जाए। रूप उसका वही होगा, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें या तो ऐड हो जाएंगी या तो कम हो जाएंगी। चेर, जन और मलयालम का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। अर्थात भाषा और क्षेत्र में क्या संबंध है, इसको हम लोग देखते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। मतलब जो ये महोदयपुरम है, ये 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। आप मलयालम के संदर्भ में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चेर शासक थे, इन्होंने अपने जो भाषाएं थी, अपने राजकाज की भाषा थी या आम बोलचाल की भाषा थी, उसमें मलयालम का उपयोग किया। और यह यहाँ पे जो प्रमाण मिलता है मलयालम बोले जाने की या राज्य में उसके प्रयोग किए जाने की, ये किसी भी क्षेत्र की शासकीय भाषा में उपयोग किए जाने का जो है वो पहला उदाहरण है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ
जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे आप लोग मणिप्रवालम जो शब्द आया है, मणिप्रवालम जो एक आप कह सकते हैं कि एक शैली है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको आप लोग याद रखिएगा, हीरा और मूंगा होता है। और ये कोई बहुत विशेष जरूरी नहीं है कि जो व्याकरण और काव्य शास्त्र लीला तिलकम जो है व्याकरण और काव्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि जो लीला तिलकम है ये व्याकरण और काव्य शास्त्र के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। और ये 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है और इसकी जो शैली है वो मणिप्रवालम है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। अब यहाँ पे देखते हैं शासक और उनके साथ जो धार्मिक परंपराएं उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और जिसमें जगन्नाथ संप्रदाय जो है उसके बारे में विशेषता हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थीं। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। अर्थात आप जो देख रहे हैं वो जो पुरी है उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंगभीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनका ईश्वर के प्रति ऐसा अनुराग था कि अपना राज्य ही उन्होंने उनको सौंप दिया कि जो राज्य है इनका है और जो मैं शासन कर रहा हूँ वो उनके द्वारा मैं नियुक्त किया गया हूँ। प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है नियुक्त करना, अर्थात ईश्वर ने उनको नियुक्त किया हुआ है उस शासन सत्ता को चलाने के लिए। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वह सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा, क्योंकि जो मंदिर था वो भगवान को समर्पित था, उसी के हिसाब से राज्य चलता था। तो जो मंदिर पे कब्ज हो जाएगा तो जो भी वो आदेश शासन पारित करेगा वो जनता उसको मानेगी, क्योंकि जो उस पे कब्जा करा होगा, जो उस पे शासन कर रहा होगा, उसको यही माना जाता था कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए लोग वहाँ पे जो है कब्जे करने की कोशिश किया करते थे और उसके बाद वहाँ पे अपना शासन स्वीकार्य हो जाए, इसका जो प्रयास है वो करते रहते थे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। हम राजपूत जो हैं और जो उनके वो शूरवीर हुआ करते थे, पराक्रमी हुआ करते थे, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भाग के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। आपको याद होगा तो हमने आदिवासियों के क्रम में भी देखा था कि वो लोग भी अपने आप को आदिवासी कहना शुरू कर दिए थे, और मैप में मैंने उनका अलग अलग लोकेशन दिखाया था कि ये जो आदिवासी हैं किस किस जगह पे बसे हुए थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है
कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। क्योंकि इसको हम कह सकते हैं इस संदर्भ में कि जो राजपूत हैं वो उच्च वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं, तो जो भी इनकी संस्कृति होगी वो जो भी उस राजस्थान के निम्न तबके के लोग होंगे उनको उसका पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक विशिष्ट संस्कृति, जो विशेष संस्कृति है, वो एक कुलीन वर्गीय संस्कृति को इन लोगों ने यहाँ के लोगों को प्रदान किया। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान राज्यों के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया। मृत्यु का वर्ण किया मतलब मृत्यु को प्राप्त किया या मृत्यु को गले लगाया, मगर पीठ नहीं दिखाई। अब राजपूतों के संदर्भ में यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है, जो राजपूत हैं वो अपना जो आदर्श है वो अपने पुराने उन शासकों को मानते हैं जिन्होंने अपने राज्य की सत्ता को कायम रखने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन कभी भी वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं किए और ना ही कभी किसी युद्ध क्षेत्र से वो भागे कि हम युद्ध नहीं करेंगे और अपने राज्य को किसी अन्य राज्य को समर्पित किया हो। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। चारण भाट जो है एक जाति हैं, इनके द्वारा इनके जो कहानियाँ हैं, जो इनके वीरता की कहानियाँ हैं वो गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति में सुरक्षित रखे थे और उनसे आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। मतलब जो लोग गाना गाते थे चारण, तो वो उनका कार्य होता था कि वो वीरों की कहानियों को सुरक्षित रखें और आगे की पीढ़ी को सुनाते रहें, जिससे कि वो लोग भी उनका अनुकरण करते रहें, अपने पुराने शूरवीरों का अनुकरण करते रहें और कभी पीठ दिखा करके युद्ध क्षेत्र से न भागें। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल प्रवेगों का चित्रण होता था। अब वीरता का चित्रण करना है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें उसके लिए आवश्यक होंगी, जिसमें मित्रता भी होगी, प्रेम भी होगा, क्रोध भी होगा, शौर्य होगा, उन सभी का वर्णन वो अपने उन गीतों के माध्यम से करते थे। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? हम लोग देखते हैं कि क्या स्त्रियां भी शूरवीर की श्रेणी में आती थीं, क्या उनको भी कहानियों में स्थान मिलता था? तो इसका उत्तर है जी हाँ। कभी कभी वह झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो शूरवीरता है उसको यहाँ पे सती प्रथा के संदर्भ में भी बताया जा रहा है और अनेक अन्य अर्थों में भी बताया जा रहा है कि जो स्त्रियां हैं उनको भी शूरवीर बताया गया और उनको भी इन कहानियों में स्थान दिया गया है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। मतलब जो भी व्यक्ति शूरवीर की श्रेणी में आना चाहते थे या होते थे तो उनको बहुत सारे त्याग करने पड़ते थे और हमेशा अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहना पड़ता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यहाँ पे हम लोग कथक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। जो क्षेत्रीय सीमांत की बात कर रहा है, एक सीमा है क्षेत्र की, उसके बाहर एक नृत्य चल रहा है जिसे कथक कहा जा रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये एक विस्तृत क्षेत्र में है। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा
मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। अब रासलीला के संदर्भ में आप लोग याद रखिएगा, ये राधा और कृष्ण से संबंधित है। रासलीला राधा कृष्ण से संबंधित है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। यहाँ भी जो हमने आपको बताया, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है तो रासलीला है वो किस से संबंधित है, तो वहाँ पे आपका उत्तर होगा राधा और कृष्ण से। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। वहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, राजस्थान जयपुर के दरबारों में और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कथक है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अपनी जो सीमाओं को हो, अपनी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं से परे जा कर के वो अपना जो एक वर्चस्व है वो स्थापित कर रहा है। मुगल दरबार में भी अपने वर्चस्व को स्थापित किया उसने। जो वाजिद अली शाह हैं, जो कि अवध के अंतिम नवाब हैं, इनके संरक्षण में ये खूब फली फूली और जो अपना विस्तार है इसने अलग अलग क्षेत्रों पे किया। इस तरह हम लोग कथक के बारे में देख रहे थे। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अर्थात अब इसमें कई सारे बदलाव शुरू हो रहे हैं कि जो उस वक्त एक सिंपल तरीके में चल रहा था उसमें अब जो वेशभूषा है उस पर जो है ध्यान दिया जाने लगा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया जाने लगा, जो अभिनय किया जा रहा है रंगमंच पर उस पर भी अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे छह शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। अब आप देखिए जो कथक है ये समय के साथ में इसका थोड़ा सा पतन भी हुआ। ब्रिटिश काल में इसको थोड़ी सी दिक्कतें आईं, लेकिन यह अपने किसी न किसी छोटे रूप में जीवित रहा और जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो जो शास्त्रीय संगीत था इसे छठे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिल गई। अर्थात अब यह भारत के एक तरह से कह सकते हैं कि संविधान में इसका वर्णन हो गया। यहाँ पे कुछ अन्य नृत्य दिए गए हैं जिनको आप नोट कर लीजिए और इनके जो क्षेत्र हैं इनको आप याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भरतनाट्यम है इसका जो क्षेत्र है, जो संबंधित क्षेत्र वो तमिलनाडु है। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो भरतनाट्यम और तमिलनाडु को मैच करने के लिए दिया जाएगा। जो कथाकली है ये केरल में होता है, ये केरल से संबंधित है। जो ओडिसी है वो उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है और मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। आप ये जो 5 हैं इनको याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बार पूछे जा चुके हैं। आप इनको नोट करके याद कर लीजिए, नहीं तो ये चीज़ें बाद में आपको मिलेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा याद करते चलिए। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। हम लोग लघु चित्रों की जो परंपरा है, जो लघु चित्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों के कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे।
मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थीं और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। अर्थात जो आपने देखा कि जो लघु चित्र हैं वो छोटे आकार के चित्र होते हैं, इनको कपड़ों पर बनाया जाता है, जल रंगों से सजाया जाता है। ये जो हैं लघु चित्र तालपत्रों और लकड़ी के तख्तियों पर भी बनाए जाते थे। ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते थे। अनेक धर्मों के कुछ विशेषताओं को दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग किया गया। और साथ ही आप लोग आगे देखेंगे कि इसके साथ एक तरह से एक फाउंडेशन था कि इस कला को जो बादशाह लोग थे उन्हीं लोगों के पास ही ये ज़्यादातर रहा करती थी, आम जन लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। मतलब जब मुगल दरबार अपने पतन की ओर था, पतित हो रहा था, तो यहाँ पे जो चित्रकार थे, अब चूँकि जब पतन हो रहा है तो यहाँ पे अब उनको इसका मेहनताना नहीं मिल पाएगा। इसके लिए इसके एवज में उन्हें कोई भी जो एक तरह से कह सकते हैं पुरस्कार नहीं मिल पाएगा। तो ये लोग अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को भी प्रभावित किया। अर्थात जब यहाँ से ये लोग अलग अलग दरबारों में गए तो वहाँ पे इन चित्रकारियों के बारे में उनको भी बताया, तो इस चित्रकारी से वो लोग भी प्रभावित हुए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। अर्थात यहाँ पे अलग अलग जगहों के राजाओं, अलग अलग पौराणिक कथाओं और अलग अलग काव्यों के बारे में जो चित्रण है वो इस लघु चित्र परंपरा के द्वारा अभी भी चित्रित किया जा रहा है। और इनको जो है वो मुगलों के अलावा जो अन्य शासक किसी भी क्षेत्र में शासन कर रहे हैं और वहाँ पे ये लघु चित्रकार जा रहे हैं तो वो इनको एक तरह से संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए जो बसोहली है ये आपको याद रखना चाहिए या आप नोट करिए। जो बसोहली है ये लघु चित्रकला का ही एक अन्य नाम है, जो उस वक्त इसका नाम दिया गया बसोहली जब इस चित्रकला में जो भावप्रवण और साहसपूर्ण शैली का इसमें जब एक तरह से आप कह सकते हैं कि समावेश हुआ, भाव भी इसमें दर्शाने जाने लगे, साहस को दर्शाया जाने लगा, तब इसका नाम 17वीं शताब्दी में अर्थात 1600 से 1700 के बीच में इसको बसोहली नाम दे दिया गया। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह था भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 के नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कर गए। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है भारत पर वो 1739 में हो रहा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये आक्रमण जो है वो दिल्ली पे ही हो रहा है, इसलिए यहाँ के जो चित्रकार हैं वो अब मुगल दरबारों को छोड़ के तो पहले ही गए थे और जो बचे थे वो भी अब इन एक तरह से जो मैदानी इलाके हैं उनको छोड़ करके वो पहाड़ों की तरफ चले जा रहे हैं जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। अर्थात ये शैली विकसित तो थी ही, लोगों तक जनमानस के पहुंच तक थी ही, अनेक अनेक क्षेत्रों में इसका प्रचलन था ही। तो जब यहाँ से निकल करके दूसरे क्षेत्रों में गए तो वहां पे भी इनको तुरंत ही संरक्षण मिला, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली की स्थापना हुई। अर्थात अब
इसी चित्रकारी जो कि लघु चित्रकला हुआ करती थी उसकी कांगड़ा शैली का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत था वहाँ की वैष्णव परंपराएं। हमने वैष्णव परंपरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। ये जो वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण इस काव्य शैली की विशेषता थी। अर्थात इसमें जो था वो नीला और हरा रंग का प्रयोग किया जाता था, तो ये इसकी एक विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्शों आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। इनमें से बहुत कम बची हैं। दूसरी ओर लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहीं। अर्थात जिनको सुरक्षित माहौल मिला, जिन कलाकार चित्रकारों को या जिन चित्रकारियों को या चित्रकला के रूपों को संरक्षण मिला, बनाए गए चित्रों को संरक्षण मिला महलों में, वो बहुत ही दिनों तक सुरक्षित रहे। लेकिन जो आम जनमानस द्वारा अपने बर्तनों पर या अपने घरों में बनाए जाते थे तो उसके नष्ट होने के साथ ही वो चित्रकला भी नष्ट हो गई। अब हम लोग देखते हैं बंगाल के बारे में, एक नज़दीक से नज़र बंगाल के बारे में ओवरव्यू लेते हैं। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुरूप निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। अर्थात जो बंगाली बोली जाती है वो संस्कृत की ही एक उपभाषा के रूप में आप इसको चित्रित कर सकते हैं। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध का मतलब दक्षिण बिहार, मगध जो दक्षिण बिहार के संदर्भ में यहाँ पे यूज हो रहा है, मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा के मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुइनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं जो बंगाल है वहाँ पे जो संस्कृत है उसी से संबंधित भाषा का प्रयोग हो रहा है। इसका जो वर्णन है वो जो चीनी यात्री हुइनसांग है वो भी कर रहा है, अपने जो विवरण है उसमें बता रहा है वो भी कि यहाँ पे संस्कृत भाषा का जो उपयोग है वो थोड़ा सा विकृत रूप में हो रहा है, अर्थात संस्कृत से संबंधित भाषा का ही प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। ये चीजें हम पीछे अध्याय में पढ़ चुके हैं। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को अर्थात बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब अकबर बंगाल को जीतता है तो वहाँ पे वो अपने, चूंकि उसकी जो राजकाज की भाषा फारसी है, वो वहाँ पे अपनी भाषा को थोपता नहीं है और जो वहाँ की अपनी भाषा है वो वहाँ पे चलती रही है। और जो बंगाली है क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसका जो विकास वो निरंतर जारी रहा। अकबर जब उसको जीत लेता है तो अभी तक वो एक प्रदेश हुआ करता था, अब उसे अकबर के शासन के अंतर्गत, अकबर के राज्य के अंतर्गत एक सूबा माना जाने लगा, सूबा कहा जाने लगा, उसका सूबा हो गया और उस पर उसका अपना शासन स्थापित हुआ। लेकिन उससे भाषा पे कोई अंतर नहीं आया। जो बंगाली भाषा थी वो संस्कृत की जो एक संबंधित रूप थी वो अभी भी वहाँ पे अपने विकास के क्रम को बनाए हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं, वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह
एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो 15वीं सदी आ रही, 1400 के बाद 1500 के आसपास तक जो बंगाली भाषा है वो अब अपना एक साहित्यिक रूप धारण कर रही है, अर्थात वो अपना विकास इस स्तर पर कर चुकी है कि वो अपने साहित्य को विकसित कर चुकी है। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाल का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। कहने का अर्थ है इसमें जो है वो इतना ही है कि कोई भी संस्कृति या कोई भी भाषा जब विकसित होती है तो उसको विकसित होने में एक वक्त लगता है, और इस वक्त में वो अपने कई क्रमों से, कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है, और लास्ट में जाकर के एक फाइनल संस्कृति या फाइनल भाषा का जो उद्भव होता है वो सदियों सदियों तक चलती रहती है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है, अर्थात जो अभी वही है कि संस्कृत से निकली है तो उसको तो श्रेय देना ही पड़ेगा, और जो दूसरा वो अपने एकदम परिपक्व रूप में निकलती है वो है उसकी स्वतंत्र संस्कृति या उसकी स्वतंत्र भाषा। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित हैं। जो मंगल काव्य इसका अर्थ है जो मांगलिक कार्य जो स्थानीय देवी देवता से संबंधित हैं, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता जो चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपी चंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हो कि जो संस्कृत की ऋणी इसलिए हैं क्योंकि संस्कृत के जो तमाम काव्य हैं उनसे इस संस्कृति ने तमाम सारी चीज़ें ग्रहण किया अपने भाषा के विकास के क्रम में, तो इसलिए वहाँ पे ऋणी थी। लेकिन जो दूसरा था जिससे स्वतंत्र थी, तमाम सारे जो कह सकते हैं कि उस समय के गीत हुआ करते थे, पूजा पाठ की कहानियाँ हुआ करती थीं, लोक कथाएँ हुआ करती थी, लोगों द्वारा कही जाने वाली कथाएँ होती थीं, उन सब और संस्कृत से मिला करके ही एक नई जो भाषा का जन्म हुआ वो बंगाली था। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि इसमें ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनसे यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दियों के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थीं, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ये संस्कृत और उससे स्वतंत्र रूप से जो बंगाली भाषा का विकास हुआ था उसके संदर्भ में ये बात हो रही है कि जो संस्कृत से विकसित हुआ उसके तो तमाम पांडुलिपियां हैं, तमाम काव्य हैं, तो वहाँ से एक संदेश मिलता है कि यहाँ से इनको ग्रहण किया गया है। लेकिन जो लोक कहानियाँ थे, लोगों द्वारा कहीं की कहानियाँ होती थीं जो आम समय में लोगों द्वारा प्रयोग की जाती थी, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये कब की कहानियाँ रही होंगी और ये सच हैं या नहीं हैं। लेकिन बंगाली भाषा के विकास में उनका जो योगदान है उस योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। हम लोग पीर और मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये जो पीर होता है ये एक फारसी शब्द है और जिसका जो एक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। जैसे हर धर्म के गुरु होते हैं वैसे ही इसको कह सकते हैं कि ये भी एक तरह से धर्म गुरु हैं और ये आध्यात्म की शिक्षा देते हैं और आध्यात्म के मार्ग पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे लोग पूर्व की ओर बढ़ते गए
वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों से मिल गए। अब जैसे जैसे लोगों का प्रसार हो रहा है, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो अब लोगों का जो मेल जोल है वो अनेक अलग अलग लोगों से हो रहा है। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के काम में आती थीं। यहाँ पे जो कहने का अर्थ है, जिस भी क्षेत्र पर कोई अन्य शासक विजय प्राप्त करता था, तो वहाँ पे जिस भी धर्म को मानने वाला होता था, उससे संबंधित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी होता था वो वहाँ पे बनवाता था। और इसका बनने का जो सबसे ज़्यादा फायदा उनको होता था कि इन्हीं के माध्यम से वो लोगों का जो मतांतरण है वो करवाने में सफल होते थे, क्योंकि एक केंद्र चाहिए जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जा सके। तो जब ये लोग वहाँ पे अपने संबंधित धर्म से संबंधित जो भी कलाएं होती थी उनको बनाते थे, मंदिर या मस्जिद, अक्सर मस्जिद के संदर्भ में ये बातें आती हैं, तो वहाँ पे उनको ये बहुत ही हेल्प करती थी लोगों में अपने जो विचार हैं उनको फैलाने में, साथ ही उनका मतांतरण कराने में। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इस अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ खास व्यवस्था का आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आराम से लोग इन्हें पीर कहा करते थे, अर्थात जो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से आकर के कुछ मार्गदर्शक बसते थे, इन्हें एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुरक्षा की जरूरत होती थी। तो जो यहाँ के स्थानीय नेता होते थे वो इनको सुरक्षा देते थे, और और इनको एक तरह से नेता का दर्जा भी मिल जाता था। और ऐसा माना जाता था कि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, दैवीय शक्तियाँ होती हैं, तो लोग इनसे कभी भी बहुत ज़्यादा उलझते नहीं थे, बल्कि इनका वह सम्मान करते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं, भूत प्रेत भी शामिल थे। पीरों की पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। अर्थात जो ये पीर हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के बस रहे हैं, अब इनके द्वारा जो लोगों की कहानियां बताई जा रही हैं, लोगों को जो मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं, वो लोगों को पसंद आई और जो इनकी लोकप्रियता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और अब चूँकि जब लोकप्रियता बढ़ी तो उसके जो प्रतीक हैं वो अलग अलग जगहों पे बनाए गए। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अब जो मज़ारें हैं वो एक जगह ना होकर के कई जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने लगी हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। हमने इसको पीछे पढ़ा हुआ है कि जो भी शासक अपने आप को शक्तिशाली प्रदर्शित करना चाहता था, वो मंदिर, मस्जिद या जो भी उसके धर्म से संबंधित होती थी, खासकर मंदिर या मस्जिद के संदर्भ में बातें हो रही हैं, वो वहाँ पे बनाते थे और उसको अत्यंत ही विशाल बनाते थे, जिसका प्रतीक होता था कि यह राजा अत्यंत ही शक्तिशाली है। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली या केसरी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों का सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा या परिस्थिति की घोषणा कर दी।
अब आप यहाँ पे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जब राजा लोग अपने प्रतिष्ठा के लिए मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद बनवा रहे हैं, तो जो इसके कारीगर हैं वो भी अब एक तरह से संपन्न हो रहे हैं और इसी संपन्नता के क्रम में ब्रिटिश का आगमन होता है और यह जो दौर था वो आर्थिक का दौर था और इसकी जो आर्थिकी थी, क्योंकि अभी भी जो कार्य हो रहे थे आर्थिकी ही के लिए ही हो रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ये एक तरह से व्यवसाय की तरह हुआ। तो अब जो ये काम करने वाले लोग थे इनकी स्थिति जो है अब और भी सुधर गई और भी अच्छी हो गई और इन्होंने अब अपने आप को एक तरह से संपन्न घोषित कर लिया कि अब वो भी संपन्न हो गए हैं और वो पूरी तरह से अब एकदम से निम्न नहीं रह गए हैं। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब जब मंदिर बन रहे हैं उसमें प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं, तो अब जो मंदिर बनेंगे उनमें भी लोगों का जरूरत लगेगा और जो प्रतिमाएं बनाने का कार्य है वो खास वर्ग के पास है तो उनको भी और अधिक काम मिलने लगा, जिससे इनकी जो संपन्नता है इसमें और भी अधिक वृद्धि हुई। इन मंदिरों की शक्ल आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती हैं। आप 2 चाला और चौचाला याद रख लीजिएगा। चौचाला मतलब 4 छतों वाली, 2 चाला मतलब 2 छतों वाली। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थीं, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। इन चीज़ों को आप लोग आज भी अपने आसपास बने हुए मंदिरों में देख सकते हैं। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुर जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। अर्थात जो मंदिर हैं वो उनका जो बनाने का एक तरीका है पहले की अपेक्षा अब बदला है, उनमें बदलाव किए गए हैं। अब उनमें जो चित्रकारियां हैं वो की जा रही हैं, सजावटें की जा रही हैं, उस पर टाइल लगाए जा रहे हैं, मिट्टियों से उसकी सजावट की जा रही है, तरह तरह के उसमें साज सज्जा के काम किए जा रहे हैं। और इस साज सज्जा के कारण जो स्थानीय कलाकार हैं उनको काम मिल रहा है और उनकी जो संपन्नता है उसमें एक तरह से अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं मछली एक भोजन के रूप में। अर्थात मछली जो है एक भोजन के रूप में आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर ध्यान दिया होगा तो बंगाल या जो भी तटीय इलाके हैं वहाँ पे मछली जो है वो प्रिय भोजन हुआ करता है। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए जो तटीय इलाका है तो वहाँ पे किस तरह से मछली को एक प्रमुख खाद्य के रूप में उपयोग किया जा रहा है, खासकर कह सकते हैं जो निम्न वर्ग है उसमें, और वो कितना लोकप्रिय है इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बौद्ध विहार हैं, मंदिर हैं, उनकी दीवारें हैं, उन पे मछलियों के अलग अलग प्रोसेसिंग को दर्शाया जा रहा है। कहीं उनको मछली पकड़ते दिखाया गया है, कहीं टोकरियों में भरकर ले जाते दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से जो मछली है उसका हम लोग बंगाल के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी।
सामिस का जो अर्थ होता है कि जो उसमें मांस मछली शामिल हो उसको सामिस भोजन कहा जाता है। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहत धर्म पुराण, जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 6 क्लास की एनसीईआरटी और 7 क्लास की एनसीईआरटी जो कि अपने अंतिम दौर में चल रही है, यहाँ पे अनेक बार आप लोगों ने ब्राह्मणों के अनेक कर्मकांडों को देखा, ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए अनेक नियमों कानूनों को देखा। लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब भी ब्राह्मणों को किसी चीज़ से दिक्कत हुई, किसी बात से उन्हें अपने पे प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया, ढील दिया। समाज को उन्होंने एक तरह से जकड़े रखा, सामाजिक नियमों को जकड़ करके रखा, लेकिन जब उनके पर्सनल पे कोई बात आई तो उसमें उन्होंने ढील दिया। अब जबकि ब्राह्मणों को सामिस भोजन या मांस मछली या मांस से संबंधित कोई भी भोजन खाने की अनुमति नहीं थी, बंगाल के संदर्भ में इनको दिक्कत हुई तो यहाँ पे इन्होंने इस नियम में ढील दे दिया, बस उसमें लोगों को बताने के लिए कि नहीं, ये नियम जो है वो पूरी तरह से ढील नहीं दिए गए हैं। कुछ खास किस्म की मछलियों को खाने को उनको इजाज़त दी गई। लेकिन अगर एक खास अर्थ में आप समझें तो इसका अर्थ यही होता है, लेकिन सिर्फ कुछ खास मछलियों का, लेकिन है तो वो भी मछली ही। उसमें सामिस और निरामिस में क्या अंतर रह गया? खैर चलिए, कोई बात नहीं। जो भी है, चीज़ें सामाजिक रूप में समय के साथ में परिवर्तित होती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जो समाज है वो परिवर्तनशील होता है। तो इसी तरह से समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और जब भी किसी समुदाय में किसी बात को लेकर के ज़्यादा ही विरोध या ज़्यादा आडंबर आ जाते हैं तो उसमें परिवर्तन स्वाभाविक होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले आपको मेल करने के लिए, मिलाने के लिए दिया गया है अनंत वर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्यम, लघु चित्र। मैंने इन सब के बारे में अंदर आपको बताया हुआ है। अंदर आपके चैप्टर में इन सब चीज़ों का जो भी छोटा वर्णन है वो उपलब्ध है और उसके माध्यम से आप लोग इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे ध्यान दिया होगा, हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको मैच करना आसान हो जाएगा। आगे इसमें जो और क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे देखिए, मणि प्रवालम क्या है, इसकी भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। अब ये भी मैंने आपको पीछे एग्जैक्ट इसके बारे में आपसे बात किया था। आप इसको अगर आप भूल गए हैं तो आप पीछे जा कर के इसको जरूर देखिए। कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, तो यह भी हमने आपको बताया था कथक को किन किन लोगों ने संरक्षण दिया और ये कैसे फली फूली और कैसे इसने अपने एक जगह इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में गए, वहाँ पे भी उनको संरक्षण मिला। बंगाल के मंदिरों के स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग इनके स्थापत्य कला के जो लक्षण को देख सकते हैं कि ये 2 मंजिले होते हैं, 4 मंजिले होते हैं, 4 पाए पे खड़े होते हैं और भीतर एक जगह होता है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी होती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई साज सजावट का कार्य अंदर के भाग में नहीं किया जाता, बाहर के हिस्से में साज सजावट किया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है, चारण भाटों ने सूरवीरों को उपलब्धि की घोषणा क्यों की है, मैंने इसको भी आपको बताया था। फिर और भी जो क्वेश्चन है हमने इसके बारे में अच्छे अंदर चैप्टर के में पूरी तरह से बात किया हुआ। बंगाल मंदिर क्यों बनाए गए, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो इस तरह से इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आपने देखे इनके बारे में हमने आपको पूरी तरह से बताया हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, किस संदर्भ में लेते हैं, आप इसको लिखते या नहीं लिखते हैं। मैं चैप्टर के अंतिम में हर बार यही कहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस को लिखना चाहिए। आप गलत ही लिखें लेकिन लिखें। ये आपको नए नए विचारों के उत्पत्ति में सहायता देगा और एग्ज़ाम में आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा। तो आशा है कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप कर रहे होंगे। इस तरह का इनिशिएटिव यूट्यूब पे अभी तक नहीं है कि जिस पे एनसीईआरटी पढ़ करके और उसको समझाते हुए
सिर्फ उसी एनसीईआरटी के बाउंड्री में रहते हुए एनसीईआरटी को कवर किया गया हो, ऐसा अभी तक मेरी जानकारी में यूट्यूब पे कोई भी क्लास उपलब्ध नहीं है। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है? आप लोग इसे अन्य लोगों तक शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताने का कार्य और करने का कार्य आपका है। मेरा जो अपना कार्य है मैं उसको कर रहा हूँ, अपने पूरे कह सकते हैं कि जिम्मेदारी के साथ मैं उसको कर रहा हूँ। आप अपनी जिम्मेदारी को करिए, मैं आपके लिए और भी अच्छा कर पाऊँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट करके हमें बताएं, साथ ही लाइक करके हमें प्रोत्साहन प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।